दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है या पहले किया या अभी किया है या अभी करते हैं कि सर आपका मुद्दा सीजन मेरी ड्यूटी क्या बनती है, मेरे क्या है कि जो हमारे जो पॉजिटिव राइट क्या है क्या नहीं करना चाहिए। बस क्या है कि उस उच्च अधिकारी की बात सुन लिया और उसके ऊपर जो जो कुछ किया उसको खुद ही उसको क्या है कि अफॉर्ड जस्टिफिकेशन थ्योरी के बड़ा हुआ है। अगर लोग सेवक हैं तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लो ना। तो फिर बोले कि नहीं जी हम सही है जैसे किए जा रहे हैं, बोले ये तो और सोच का है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि इतनी जल्दी कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि एकदम बढ़ते, भ्रष्टाचारियों के हाथ एकदम आगे बढ़ते हैं और बाद में धीरे 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 पीछे खींचते हैं, जैसे भी खींच ली। हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी दोस्तों को मेरी ओर से नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त हमारे स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर हम आज आपके साथ हैं। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर लंबा होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा भाषण है ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारे मित्रों से जुड़ा हुआ है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए क्या कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, या पहले किया है, या अभी किया है, या अभी कर रहे हैं, या पहले जो 10 साल भी हमारे साथ किया था, काफी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फोन से ये बात करते हैं कि सर आपका मुद्दा क्या है। तो समझते हैं हम बात क्या है कि फोन से बात क्या आती है। कई बार हमारे बहन लोगों के फोन भी आते हैं जिन्होंने हमारे साथ काम कर रखा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि सर आप बताइए कि ये मामला क्या है, हमें कुछ बात समझ नहीं आ पा रही है, क्योंकि इनकी जो बात है इनकी समझ से दूर की बात है। इस जो हमारे कनेक्शन में रहे हुए हैं, जो हमारे बिहेवियर के बारे में जानते हैं, मेरा बिहेवियर हमेशा ही क्या रहा है, एक क्रिटिसाइज मेरे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा है कि किसी बात के लिए मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता हूँ। आज नहीं, जब से हमने क्या है कि किसी 24 साल का हमने सरकारी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया है और उसमें भी हमने सेवा दी है और हमने इस बात को ही महसूस किया और हमने इसी बात को ही सीखा है। तो क्रिटिसाइज जो मामला होता है ये थोड़ा सा समाज के लिए थोड़ा खराब होता है, क्योंकि किसी मामले में क्रिटिसाइज करना क्या है कि समाज इसको इस बात को क्या है कि स्वीकार कम करता है, ये मैं पहले से ही जानता हूँ। और जो क्रिटिसाइज वाले जो लोग होते हैं, जैसे साइंटिस्ट थे हमारे, जहाँ कुछ दार्शनिक हुए, कभी आपने फिलोसफी पढ़ी हो, जहाँ हमारे जो थिंकर्स हुए हैं, जहाँ हमारे पहली बात तो हमारे महात्मा जी को ही, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को ही ले लीजिए, क्योंकि इनके ऊपर भी काफी क्या है कि काफी डिबेट रहती है हमेशा ही, ये है वो है। तो क्या होता है, जो क्रिटिसाइज वाले लोग होते हैं, जो जिन्होंने कुछ सीखा है और क्रिटिसाइज किया है, और क्रिटिसाइज से ही क्या कि बड़े बड़े विज्ञान का भी निर्माण हुआ है, या विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी तरक्की किया है, ये लोग बहुत लोग कम जानते हैं। तो दोस्तों जो एक लोग वो होते हैं कि वो क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनकी समाज के अंदर वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लो कि बोल दिया कि भाई आपको ऐसा करना, हाँ जी कर देंगे। उसको कभी ये नहीं पूछा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी क्या बनती है, मेरे क्या है कि जो हमारे जो पॉजिटिव राइट क्या है, नेगेटिव राइट क्या है, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस क्या है कि उस उच्च अधिकारी की बात सुन लिया और उसके ऊपर जो जो कुछ किया उसके ऊपर कर दिए। जहां तक कि क्या है कि ऐसे क्रिमिनल मामलों में भी ये लोग क्या है कि शामिल हो जाते हैं और इन लोगों की काफी इज्जत भी होती है, इनको काफी रिवॉर्ड भी मिलते हैं, इस प्रकार से कई मेडल भी ले लेते हैं। ऐसे लोगों को तो मिलते ही हैं, क्रिटिसाइज वालों को थोड़े मिलते हैं। तो क्या करते हैं कि मेरा एक सब्जेक्ट चल रहा है कि सुविधा से बढ़ने वाले अपराध। दोस्तों वो कैसे होता है, जैसे मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट है, यानी सरकारी कोई कर्मचारी है और उनके पास सारी पावर है, फाइनेंस की पावर है, जहाँ कोई और कोई पावर है, किसी को निकालने की पावर है, जहाँ किसी को क्या है कि नौकरी में रखने की पावर है। तो वो क्या करता है, अपनी पावर का मिस यूज करके क्या कर लेता है, कुछ उससे सुविधाएं ले लेता है। किसी मामले की सुविधाएं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। सरकारी सुविधाएं कैसे, जैसे मान लो अपना ट्रांसफर रोक लेना, किसी दूसरे को सुविधा दे करके उसको सुविधा दे दिया, पैसे का इधर उधर किया और अपना ट्रांसफर रोक लेना। जहाँ कोई जहाँ तो क्या है अपना कोई घर का सदस्य क्या है कि वो उसमें नौकरी में लगवा लेना उनके सहायता की वजह से। तो फिर क्या करेगा, तो ऊपर वाले कुछ ना कुछ मांगेगा ना। तो क्या है कि प्राइवेट क्या है कि कोई भी कुछ भी चीज भी मांग सकता है ना। तो इस तरह से क्या है कि सुविधा से होने वाले अपराध जो होते हैं ये बहुत खतरनाक है। तो ये लागू क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किए जाते हैं। दोस्तों मैं क्रिमिनोलॉजी पढ़ा हूँ, उसमें ऑर्गेनाइजेशन जब हम क्राइम पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि बहुत से मुझे बताते हैं कि जो से जहाँ हमारे जो बहुत से ऐसे हैं कि जो गैंग हैं, उनकी एग्जाम्पल लेते हैं कि ये होता है, ये ड्रग्स बेचते हैं, इनका जहाँ तक वो होता है, जहाँ तक वो होता है। दोस्तों जो मैंने पाया है, 24 साल मैंने भी क्या एक्सपीरियंस किया है और अभी भी हम एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं।
जहां तक मैंने पाया और सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम क्या है कि आजकल सरकारी संस्थाओं में बहुत ज्यादा है, क्योंकि रैंक मिला हुआ है, गलत रैंक का इस्तेमाल करना है और अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है, हर काम करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब अकाउंटेबिलिटी की बारी आती है तो बोलता मुझे पता ही नहीं है, हमारे 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 अधीन ही मामला नहीं है सब कुछ। जब कहीं और काम करवाने हैं तो तब तो पूरा ऑर्डर दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, वार्निंग लेटर तक दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, वार्निंग लेटर दिलवा देंगे। वार्निंग लेटर नहीं है कि यहाँ से क्या है कि सर्विस से हाथ धोना पड़ेगा, तब तो उनके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब कुछ करने की। लेकिन जब कहीं किसी ने कोई पैसे के मामले में पूछ लिया कि आप बताइए कि आपका जो पैसा देने का तरीका है जो प्राइवेट एजेंसी को, उसका क्या तरीका है, तो बोल रहे हमें पता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि पैसा ये निकल जाए। तो मैं बताता हूं कि हमारा मामला कहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों, हम लेक्चर ये शुरू करने से पहले क्या है कि मैं बात बता देता हूं आपको कि हम क्या क्या आज कवर करेंगे। पहले तो हम करेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जो 2 है उसके जो खंड जी है वो बात करता है फैक्ट इन इशू, विवादित तथ्य। तो ये फैक्ट इन इशू क्या होता है बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा नंबर कितना 104 से लेकर के 120 तक जो चैप्टर नंबर 7 में बताया हुआ ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। और उसके बाद हम आएंगे कि क्राइम किसे कहते हैं, ऑफेंस किसे कहते हैं, अक्यूज्ड किसे कहते हैं। और फिर क्या है कि हम अपने ही जो भी हम आरटीआई में आएंगे, जो हमने आरटीआई दर्ज की थी, जो हमने आरटीआई लगाई थी, उसके अंदर क्या क्या हमें जवाब मिले और कैसे कैसे क्या हुआ और कैसे कैसे फैक्ट इशू आरटीआई तक पहुंचा और अगला कदम हमारा क्या होगा। मेरी एक दोस्तों बात यही है कि बहुत से लोग वो बताते हैं मुझे फोन करके, वो बोलते हैं हमारे मित्र जो हमारे साथ रहे हैं, बोलते हैं आप इनको बताया मत करो करो। नहीं, बताना नहीं, बताना किस लिए नहीं बताना, बताना है क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। ये बात साफ है और आपने शायद देख भी ली इस बात को, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। इसलिए कि बार बार मेरे पास केंजो के फोन आते हैं, आप कोर्ट केस करो, आप ऐसा करो, ऐसा करो, वो ऐसा करो, ये करो, वो करो। तो दोस्तों, मैं अभी आज इन्हीं बातों को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ कि कोर्ट केस नहीं किया जाता है। कोर्ट केस के लिए क्या है कि पहले जो भी पूरा चैनल बना हुआ छोटे से लेकर के जिससे संबंधित अधिकारी हैं उनसे लेकर के ऊपर 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 आगे 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 क्या है कि क्या है कि मामले को आगे बढ़ाया जाता है। कई लोग बोलते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। दोस्तों, मैं भी लॉ पढ़ा हूं, मैं नहीं मानता कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। हाथ लंबे होते हैं भ्रष्टाचार के और जिनके पास पावर है, पब्लिक सर्वेंट के हाथ लंबे होते हैं। क्योंकि कानून वाला एक को कुछ लिख के देगा, कोई एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करेगा, उससे पहले ही क्या कि फोन करके बता देंगे ऐसा है, हमने ऐसे करना, हमारे पास पावर है, कोई बात नहीं है, हम ही तो हैं, ये सब कुछ हम तो संभालने वाले ही है। उसके हाथ लंबे होते हैं। लेकिन होता है क्या है कि ये जो कानून के हाथ है ये धीरे 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 लंबे होते हैं। और ये जो मेरे भ्रष्टाचार के जहाँ जो इलीगल लोग कार्य करते हैं उनके हाथ धीरे 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 छोटे होते जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही कि उनके हाथ छोटे होते जाते हैं, कानून के हाथ लंबे होते जाते हैं, तो फिर पहुंचते गिरेबान तक। फिर पता नहीं चल पाता कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं है। पहले आदमी सोचता नहीं हमारे पास ही सब कुछ पावर है। दोस्तों, नहीं, ये बात आप अभी भी मैं बार बार ये बात बताता हूँ, बार बार ये बात बताता हूँ, इस बात को दोस्तों फैक्ट इन इशू क्या होता है कि जो विवादित तथ्य होते हैं, अर्थात क्या कि एक पार्टी बोलती नहीं ऐसा है, दूसरी पार्टी बोलती नहीं ये ऐसा नहीं है। अर्थात एक मना करता है, एक उस बात को मानता कि नहीं हम ऐसे हैं, तो दूसरा बोलता नहीं आप ऐसे नहीं हो। ये हो जाता है, एक विवादित तथ्य हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं फैक्ट इन इशू। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 की जो उसकी डेफिनेशन है खंड जी में बताया हुआ है फैक्ट इन इशू, जिसको हिंदी में विवादक तथ्य हम कहते हैं। दोस्तों, ये कैसे राजी हुए हमारे साथ। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम कर रहे थे, पहले पहले मैंने जाके देखा और बहुत से लोग बोलते थे, कुछ हम देखते भी थे, महसूस भी किया, सुनते भी थे, जो ज्ञान इंद्रियों से यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनके माध्यम से हम सुनते रहे, चलते रहे, देखते रहे। तो कुछ लोग होते हैं जब तक वो खुद अपनी आंखों से देख नहीं लेते, जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हैं, जब तक उसको पूरी लाइफ के अंदर देखते नहीं हैं, और क्या है कि किसी के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते जब तक वो खुद ही उसको क्या है कि अकॉर्ड जस्टिफिकेशन थ्योरी के ऊपर भी आएंगे हम, तो तब तक वो लोग मानते नहीं है। ये ऐसे बहुत से लोगों में ये गुण होता है, वो इतनी जल्दी मानते नहीं है। तो हमने भी देखा कि इस बात के लिए को घर में ही क्या है कि अपना पे लिए जा रहा है, और कोई क्या है कि कोई आ रहा है 4 घंटे की ड्यूटी आ रहा है चले जा रहा है, कोई 2 घंटे की ड्यूटी आ रहा है, वो घर में बैठा हो, कोई आ ही नहीं रहा है, मन मर्जी से कोई आया है और ऐसे गाड़ी दे करके भाग गया है। तो देखें क्या कि जो उसको ड्यूटी दी गई है एजेंसी द्वारा वो अपनी ड्यूटी कर ही नहीं रहा, उल्टे सीधे काम किए जा रहा है, कोई किसी के घर में काम किए जा रहा है। ये दोस्तों आपको मानना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा। कोई किसी के घर में खाना खिलाया जा रहा है,
और उसकी जो ड्यूटी है ड्यूटी के अनुसार, तो वो क्या है कि दूसरे के ऊपर उसका जोर पड़ रहा है। हाँ, कोई क्या है 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, कोई 2 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है, कोई मंगलवार को ही ड्यूटी कर रहा है, दुकान बंद रहती है। तो उसका भी क्या है कि जो बाहर किसके ऊपर पड़ रहा है, दूसरे के ऊपर पड़ रहा है। हमने दोस्तों इस बात को बोला, हमने इनको बताया कि नहीं, हमने फिजिकल तौर पर भी हमने बताया, अभी तो हम नेट में भी एक्टिव हैं। हमने इनको फिजिकल तौर पर ही बताया, ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई 4 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, जहाँ तक जी कर रहा है, कोई 12 घंटे की ड्यूटी करे जा रहा है, वो नाइट नाइट ही करे जा रहा है। तो ये बात ठीक नहीं है, ये आप लोग गलत कर रहे हैं ये हिसाब से। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, आप कहीं रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हो। रजिस्टर का मेंटेन तो सब होता ही, क्या क्या अपने रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं क्या, अपना सब कुछ अंगूठा लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्या कि जो छोटे हैं, जहाँ क्या क्या प्राइवेट एजेंसी है, तो क्या वो क्या ऐसे ही हो गए, बोलो वो तो कर सकते हैं ना। तो मैंने रजिस्टर का ही मुद्दा उठाया कि आप रजिस्टर नहीं लगाते हैं, कहीं हमारा लेखा जोखा नहीं रखते हो, कितनी वेतन आ रही, कितने दिन की आप वेतन देते हो, सभी दिन की देते हो, जो हमारे आप बनते हैं। क्योंकि मैंने लेबर लॉ भी पढ़ा हुआ है, हालांकि मेरे यूट्यूब में जाइए, उसमें मैंने क्या कि लेबर लॉ के ऊपर 3-4 वीडियो मैंने डाले हुए हैं, जो हमारे काम के हैं, काम से संबंधित। मैंने क्या है कि जो उसमें ड्यूटी का कितने घंटे की ड्यूटी होती है, 48 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 17 घंटे की ड्यूटी करते हैं। उसके बाद क्या विश्राम दिन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं हमेशा एक्टिव रहते हैं, आप देखते नहीं, वो अलग बात है। तो ऐसे करके क्या है कि ये फैक्ट्री न्यूज होता है, मैं इनको बताता हूँ, जब ये बोलते नहीं 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 ये ऐसा है ही नहीं, हम तो ईमानदारी बहुत ज्यादा है, हम ईमानदारी बहुत ज्यादा है। तो हमने बोला नहीं, आप ईमानदार नहीं हो। हालांकि क्या कि मैंने सरेआम भी के मीटिंग में भी मैंने बोला कि आप लोग ये गलत हो। तो ऐसा करके क्या हुआ कि चलो हमने देखा कि देखो इनका, क्योंकि अफर्ड जस्टिफिकेशन थ्योरी, इसको अब क्या कहते हैं कि अफर्ड क्या होता है, प्रयास करना, जस्टिफिकेशन करना है कि मतलब कि अपने मन में जो बातें आई हैं उसको जस्टिफाई करना है, यार ये लोग झूठे हैं, हम सच्चे हैं, जहाँ जहाँ हम ही झूठे हैं और ये लोग सच्चे हैं। तो इस तरह से क्या कि दोनों बातें बीच में आ जाती है। तो ये थ्योरी दी है क्या, लियोन फेस्टिंगर ने दी है, जो एक क्या कि मनोदशा है, मेंटल स्टेट है इंसान की होती है। तो उसको क्या है कि सबसे ज्यादा क्या है कि मूल्य उसमें देता है कि इंसान जिसमें ज्यादा उसको आनंद मिलता है, जहाँ चाहे उसका पैसे का नुकसान ही हो, जैसे हम ही कर रहे हैं, कितने रजिस्ट्री कर लिया हमने, कितना कागज हमने खराब कर लिए, कितना ये कर रही वो कर रही, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। तो ऐसे होता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि अब जब हमने क्या है कि कुछ ये भी देख लिया कि 20 और 15 का हिसाब किताब भी जैसे हुआ तो होता है, तो ये भी सुना था हो गए, हमारे साथ भी ऐसे हुए, जैसे 10-15 का हिसाब किताब हुआ, हमारी भी लगातार ड्यूटी लगाना शुरू कर दी, 20 और 15 का ड्यूटी लगाना शुरू कर दी, भागेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दोस्तों आप सभी को जहाँ से जाना है, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, चाहे जितना मर्जी भी कोई इनके कुछ भी कर लो, आपको आज भी जाना, कल भी जाना है, क्योंकि ये इनका पढ़ाई एक क्या की कमाई का एक इनका वो है, जरिया, इनका पेड़ है वो सीधा ही की 20-25 निकाल लो, तोड़ते रहो, हर 2 महीने 3 महीने के बाद तोड़ते रहो, हर 3 महीने के बाद तोड़ते रहो। इन लोगों ने क्या है कि एक सरकारी संस्था का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मानना पड़ेगा, खुद मानना पड़ेगा। जब कहीं सुबह बैठ करके आप कहीं मेडिटेशन करें, तो आप बताना कि हम गलत बोल रहे हैं कि आप सही हो या हम गलत है। तो इस बात के लिए करना है। तो ये हो गया फैक्ट्री में शू होता है। तो दोस्तों हमारे को ये प्रेडिक्शन, हम इसको प्रेडिक्शन बोलते हैं, प्रेडिक्शन इसलिए बोलते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं कि नहीं ये हमें रखने वाले ये है नहीं है, ये मैंने इस बात को देख लिया कि ये रखने वाले है ही नहीं है, जो कार्रवाई करनी इनके टाइम से संभाल लो हिसाब का। तो दोस्तों हम क्या कर देते हैं कि पहले लेटर दे देते हैं, जो हमारे ड्यूटी लगाते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, उनके नाम लेटर दे देते हैं, बताइए हमारी ड्यूटी कितने घंटे की ली और कितने दिन की ली और इस महीने का हिसाब किताब बताइए जरा ये। तो गुम हो जाते हैं कि जवाब नहीं मिलता, ये बिल्कुल जवाब देते ही नहीं है, क्योंकि जवाब वही देता है जिसके पास सच होता है, जिसके पास जवाब नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ है, तो होता है कि जैसे हम लिखते हैं और हमारे पीछे पड़ जाते हैं कुछ अधिकारी के, अभी हम इसकी बात करेंगे कि हमारे अधिकारी कुछ पड़ जाते हैं, हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि चलो भाई दिन रात चेकिंग करो, ये करो वो करो। एक अधिकारी है हमारा फोटो खींच के दे गए, हालांकि फोटो क्या है कि मैं गुड फेथ में खींचा था, हालांकि मेरा ये मैंने ये थी भी नहीं कि किसी का क्या है कि किसी की सिक्रेसी लूज करनी है, किसी का ऐसा करना है, गुड फेथ में हमने क्या है कि ये फोटो खींचा हुआ था। और चोरी से करके ले जाते हैं फोटो खींच करके, और दूसरे दिन के दिन के बाद क्या है कि हमारे पीछे आते हैं, बोला हमने आपको आदेश दिया था। किसने आदेश दिया, लिखते में किसी ने आदेश नहीं दिया हमें। हाँ हमने उसको बताया भाई, उसको बताया, अब मुझे बताओ ना जो कुछ बताना है, मुझे बताओ ना जिसमें आदेश पावर है किसको ऑर्डर देने की, इतनी पावर रखते मेरे से बात करें।
मेरे से कोई बात नहीं करा, बोला हमने उसको बताया, हमने उसको बताया, हमने उसको बताया। जब उनको बताया है तो जब आप लोग बताते हो उनको, तो फिर जवाबदार भी लो ना। फिर आउटसोर्स क्यों बता दिया आप लोगों ने? ये मामला आउटसोर्स का मामला है, जवाबदार भी लो ना। अगर इंसानियत है, जहां मतलब आप सरकारी कर्मचारी हैं, जहाँ कोई आप लोग सेवक हैं, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लो ना। तो फिर बोलें कि नहीं जी हम सही है, ये गलत है, ये बंदा पागल है, ये शराबी है, ये है वो। हाँ हम शराबी है, हाँ हम शराबी है। तो आप लोग तो सही हो ना, लेकिन आप लोगों को तो होश में रहना चाहिए ना। आपको होश ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। एक तो आप आदेश दिए जा रहे हैं, एक उसको निकालने का आदेश दिए जा रहे हैं, एक उसको पेनल्टी डालने का आदेश दिए जा रहे हैं, उधर से आप पीटी का आदेश दिए जा रहे हैं। तो जब कोई पूछा तो बोलो बोला ये तो आउटसोर्स का मामला था। तो कहां तक आप लोगों की बात मानेगा? तो दोस्तों हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो वो क्या अफर्ट जस्टिफिकेशन थ्योरी जो कहती है हमारी, तो वो उसको क्या कि साबित करके ही छोड़ेगा। आज नहीं करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, कुछ भी वो करेगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि एक लगा देते हैं, हम आरटीए लगा देते हैं। सिक्योरिटी अफसर को हम लिख के दे देते हैं, जिनके अंडर में हम थे, हम लिख के दे देते हैं चलो भाई, क्योंकि छोटे से लो, कभी सीधा सीधा मतलब कि नहीं जाना है। फिर हम आरटीआई लगाते हैं। तो दोस्तों आरटीआई की जो मैं अभी हम आरटीआई के ऊपर आते हैं। आरटीआई क्या होता है कि मतलब कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप किसी प्रकार की आप अपनी जानकारी, जहाँ कोई भी भारत का नागरिक सेक्शन नंबर 3 के तहत बताया है कि आप कोई भी भारत का नागरिक है कि कोई भी जानकारी मांग सकता है। तो हमने आरटीआई लगाते हैं, और क्या है कि रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, जो सेक्शन नंबर अपना 6 में बताया हुआ है, कोई भी भारत का नागरिक जो भी क्या करता है, जिसको डिजायर होती है कोई इन्फॉर्मेशन मांगने की, कोई अभिलाषा करता है, तो वो क्या है कि वो एक रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो दोस्तों सेक्शन नंबर 7 में डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट जो होती है, वो दो अधिकारी दो होते हैं, पीआईओ दो होते हैं। अगर तो मामला क्या स्टेट गवर्नमेंट का है तो एसपीआईओ बोलेंगे, ठीक ना। स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगर मैं महकमा किसका है, डिपार्टमेंट जिसका सेंटर का है, तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो दोस्तों वो क्या करते हैं कि सात जो सेक्शन नंबर है एक अपने सेक्शन नंबर 7 बताते हैं डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, उसका सब सेक्शन 1 में बताता है कि 30 दिन के अंदर क्या है कि आवेदन पत्र जो भी रिक्वेस्ट मनी प्राप्त होने के बाद उसका जवाब दिया जाएगा। और एक 48 आवर्स भी होता है, वो 48 घंटे के अंदर भी जवाब दिए, जहाँ किसी का लाइफ से संबंधित, यानी कि किसी की गैर कानूनी कोई गिरफ्तारी की गई या कोई बंदा मिल नहीं रहा है, तो वो उसके लिए भी क्या है कि आरटीआई लगाते हैं। उसके 48 आवर्स का टाइम होता है, जिसको हम कहते हैं होबियस कॉर्पस ब्रिंग द बॉडी। आप कभी संविधान में जाएं तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, आपको क्या है कि होबियस कॉर्पस के बारे में बताया हुआ है। तो वो क्या है दोस्तों, हमारे 30 दिन के अंदर हमें जवाब नहीं मिलता है, हमें जवाब नहीं मिलता है 30 दिन के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट अपील लगाते हैं। फर्स्ट अपील ही वहीं लगाई जाती है जहाँ क्या कि आरटीआई आपको लगाने हैं कि उससे उच्च अधिकारी होता है। अब हमें पता है कि उच्च अधिकारी कौन है, हमें ये भी पता है कि पीआईओ कौन है। पहले आरटीआई लगाने से हमें पहले ही पता पीआईओ कौन है, और उसके क्या है कि जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होती है, जो अधिकारी है वो कौन है, वो मैं वो भी जानता ही हूँ। ऐसा नहीं है कि क्या है कि काम करने वाला ही मैं और आरटीआई लगाने वाला मैं ही, और जहाँ आरटीआई लगाई है वही अधिकारियों के बारे में हम जानते हैं, और क्या है कि कौन पीआईओ कौन ये है वो है, और उसी उसके उसके बीच भी कोई बोले कि बेवकूफ बना लिया जाए, हो नहीं सकता। तो वो क्या होता है कि 30 दिन का टाइम होता है, और दोस्तों वो 30 दिन के अंदर वो नहीं जवाब नहीं देते हैं। जब मैं फर्स्ट अपील लगाता हूँ, तो उसके बाद क्या है कि जवाब देते हैं पीआईओ महोदय, जवाब देते हैं। और वो भी जवाब देते हैं लगभग क्या है कि 35 दिन के बाद। जवाब क्या देते हैं, मैं मतलब अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि डिस्क्लोज मुझे करना है, लेकिन क्या है कि अभी नहीं करूंगा। अभी पूरी प्रोसेस होने दो, उसके बाद हम इस मामले को डिस्क्लोज करेंगे। हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, शायद जो वर्तमान में हमारे साथ जुड़े हों उनको पता है। तो क्या जवाब देते हैं सारे, एक तो गलत जवाब देते हैं, आउटसोर्स का मामला है। फिर उसमें क्या है कि डेट पीसी की बैक डेट डाल देते हैं, जब उनका 30 दिन का टाइम था आरटीआई का जवाब देने का, उसमें बैक डेट डाल देते हैं। लेकिन जो मुझे जो सेंड करते हैं वो क्या क्या स्पीड पोस्ट करते हैं, वो लगभग क्या 35 दिन के बाद करते हैं। लगभग क्या है कि जो 2 महीने बीत जाते हैं आरटीआई के, लगभग लगभग क्या है कि 2 महीने बीतने के बाद मुझे जवाब देते हैं। और उसमें भी क्या है कि ये नहीं बताया कि आपकी आरटीआई कब रिसीव हुई, कैसे क्या हुआ। तो काफी मतलब उसमें कमियां हैं, मतलब कि भ्रमित जवाब दिया गया है मुझे। तो वो क्या करते हैं, जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं कि सेक्शन नंबर 19 जो सूचना का अधिकार अधिनियम की सेक्शन नंबर 19 के तहत क्या है कि हम फर्स्ट अपील अथॉरिटी के पास क्या है कि फर्स्ट अपील लगाते हैं। उनका समय भी होता है 30 दिन का जवाब देने का, और 30 दिन के अंदर जवाब उन्होंने नहीं दिया है। भाई फर्स्ट अपील लगाने के बीच जवाब मिला मुझे, पीआईओ का मिला है, फर्स्ट अपील अपील अथॉरिटी का जवाब नहीं मिला है।
तो उनका भी 30 दिन का काफी दिन हो गया है बीते हुए। अभी हम क्या कि नेक्स्ट तैयारी कर रहे हैं। तो वो क्या होता है कि जैसे ये नहीं जवाब दिया तो 90 दिन के अंदर, इसका टाइम बढ़ जाता है, तो वो 90 दिन के अंदर क्या है कि हम क्या है कि सेकंड अपील लगा सकते हैं। किसको लगा सकते हैं? जैसे मामला डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का, हम लगाएंगे एसपीओ के पास, जो वहां उसी स्टेट, जो स्थानीय जो हमारा होती है, जो हमारा राज्य है, उस आयोग को हम लगाएंगे। यदि मामला सेंटर का है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास लगाएंगे, जिसको चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बोलते हैं, कि जो दिल्ली में है, हमारे जे में नहीं है, ड्यूटी है हमारे। तो मतलब सेंटर का जो मतलब कि इंफॉर्मेशन, जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो नहीं है, तो वो दिल्ली में लगेगी। तो दिल्ली में क्या है कि मतलब सेकंड अपील लगा देंगे। लेकिन क्या है कि 45 दिन का इसका, सॉरी 90 दिन का टाइम होता है। हाँ, 90 दिन के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके बीच कोई प्राप्त कारण होना चाहिए। जैसे मैंने ये किया, मैं बीमार हो गया था, मेरा ये ऑपरेशन हो रखा था, ये हो रखा था। जहाँ क्या होता है कि जैसे मान लो पहले थोड़ी कोरोना जैसा मामला आ रहा था, कोविड जैसा, तो उसमें ही कर सकते हैं कि ऑफिस बंद थे, इसलिए क्या है कि ये वो है। तो वो अलग बात है कि उसका एक्सटेंशन हो सकती है समय की। तो नहीं तो 90 दिन बहुत होते हैं, 90 दिन के अंदर अंदर क्या है कि वो उसको लगा दिया जाएगा। अभी दोस्तों हम आएंगे कि क्राइम क्या होता है। क्राइम क्या होता है कि कोई इलीगल कार्य करना, अर्थात क्या कि जो काम करने के लिए आपको दिया गया और आपने उस काम को नहीं किया। इलीगल कार्य करना, गैर कानूनी कार्य करना, जो कि आपको करने के लिए दिया गया, आपने नहीं दिया गया, तो ये क्राइम होता है। कि ये इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल कैसे है कि कहीं इसका कानून में लिखा लुखा नहीं होता, कुछ नहीं है, ये वो है। आप कानून, जैसे मान लो आपने किसी सांप को मार दिया, सांप को मार दिया तो मार दिया, कौन आपको कोई जेल भेज रहा है क्या? कोई नहीं भेज रहा है। लेकिन क्या कि सोसाइटी के हिसाब से ये गलत है, लेकिन हो गलत हो, नहीं लिखा है ना, उसमें नहीं लिखा है, तो वो एक ही किस्म का क्राइम होता है। ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस शब्द जब भी इस्तेमाल है, कहीं ना कहीं इसको एक्ट में लिखा होता है। जिस प्रकार से क्या है कि मतलब की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की सेक्शन नंबर 7 के अधीन क्या करना है कि जहाँ तो 48 घंटे के अंदर और 30 दिन के अंदर क्या है कि उसका क्या निपटारा करना है, रिक्वेस्ट का, आवेदन पत्र का। तो नहीं किया तो क्या क्या एक इलीगल कार्य किया ना, क्योंकि क्या है कि उसको पॉजिटिव ड्यूटी थी कि उसको करना। पॉजिटिव राइट्स एंड नेगेटिव राइट क्या है, जो जूरिस्प्रूडेंस हमारा विधि शास्त्र बोलता है, जो फिलोसफिकल स्टडी ऑफ लॉ है हमारी, तो इसी बात की कभी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो क्या करना था कि इन्होंने क्या है कि 30 दिन के अंदर जवाब, 30 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो क्या कर दिया इन्होंने? ऑफेंस कर दिया। और ऑफेंस हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि जैसे मान लो ऑफेंस तो उन्होंने कर दिया, 30 दिन के अंदर जवाब तो नहीं दिया, उसके बाद हमें अक्यूज करेंगे जिन्होंने 30 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मेरे आरोप है उनके ऊपर, मेरे आरोप है कि इन्होंने, मैंने क्या है कि आरटीआई लगाई थी, इन्होंने 30 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया है। तो क्या है कि इन्होंने गलत किया है, जो इलीगल कार्य किया है, जो इनको पॉजिटिव ड्यूटी थी, जो इनको सौंपी थी, इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी थी, और इन्होंने ऐसा नहीं किया है, और भ्रमित जवाब दिया है। क्योंकि पीटी का देश का लेटर तो इनके पास, मेरे पास है, ये पीटी का देश सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं, किसी का डालना। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 7 दिन का पैसा कहाँ गया है, किसने कटवाया है, किसके कहने से काटा है आपने? और जब कटा तो फिर सरकारी ऑफिस से कहाँ से निकला, वो क्यों निकला वहां से? अगर नहीं निकला बताइए भाई, आपका पैसा नहीं निकला है, बताइए मुझे रजिस्टर जहां से मेरी पैसा आया है, और आपने काटा, कहाँ काटा है? तो ये हवा में घूम रहा है, ये तो करप्शन नहीं तो और क्या है ये दोस्तों? करप्शन नहीं तो क्या है? आरटीआई देखिए ऐसा है कि अगर मेरी आपसे संबंधित मामला नहीं है, तो अगर आप उसको मेरी पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप प्राइवेट एजेंसी से ही पूछ कर बता सकते हैं, भाई आपने हमने इतना आपका पैसा दिया था, और आप बताइए मुझे, हमें बताइए भाई, अगले को जवाब देना है हमने। वो प्राइवेट एजेंसी से पूछ सकता है। लेकिन क्या है कि इस कानून के बारे में अगर किसी को समझ है तो क्या होता है कि अभी आते हैं हम बर्डन ऑफ प्रूफ, ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ होता है सबूत का भार साधक। वो सबूत का भार साधक क्या है कि सबूत का मालिक कौन है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि इन्होंने जी मुझे 30 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया, तो मैं क्या अगर मेरे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, हाँ जी मुझे 30 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया, बोले नहीं हमने 30 दिन के अंदर जवाब दे दिया। वो कैसे दिया है? आप लोगों ने लेटर के ऊपर बैक डेट डाल दिया आपने 30 दिन के अंदर, जिनके जो आपका टाइम था देने का, लेकिन जो मुझे आपने लिफाफे के ऊपर जो आपका पिछला पिछला एड्रेस है उसके ऊपर पर्ची चिपका रखी है, जो कंसाइनमेंट नंबर है, जो उसका ट्रैकिंग नंबर है, जो उसका आइटम नंबर है, तो वो तो आप कर रहे हो कम से कम जाकर मुझे 35 दिन के बाद। आप चाहे उसमें 5 मिनट साइन कर दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? आप तो उसको कर रहे हो, वो है प्रूफ तो मेरे पास हो ना, मैंने ये रिसीव किया है ना। बनाए तो बेवकूफ है हमें कि मतलब कि इनको कौन सा कोई पता है, ये अब वो है। तो ये वाला मामला है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, तो उसको करने के लिए क्या अभी अभी हमें एविडेंस चाहिए।
एविडेंस क्या है कि मैंने क्या है कि शुरू से लेकर के छोटे से एप्लीकेशन से लेकर के जो छोटे अधिकारी थे जिनके अंडर हमने क्या निगरानी में ड्यूटी किया, फिर उसके बाद आरटीए करते करते हम आगे तक पहुंचे। पूरे हमने बर्डन ऑफ प्रूफ रखे हुए हैं, पूरे हमने क्या रजिस्ट्री के रखे हुए हैं। और इनको भी जब हमने दिए इन्होंने कब रिसीव किया, वो भी मुझे इतनी तरीक को रिसीव किया, उसका भी हमने प्रिंटर निकाल के रखा है। और जो हमारे सीपीआई जी ने जो हमें लेटर भेजा है, तो वो भी क्या किया हमने उसका भी प्रिंटर निकाल के रख लिया, लेटर का भी निकाल के रख लिया कि इतनी तरीक को लेटर है, ये कंसाइनमेंट अंडर के तहत मिला है, तो ये मैं सबूत का बार साधक हूँ, ये मेरे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। तो दोस्तों बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है कि इंडियन एविडेंस है, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, बात तो वही है, ये ऐसे ही थोड़ा बना दिया कि वो भी बताओ ये भी बताओ, कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो क्या है कि ये पूरा चैप्टर है, वो सेक्शन नंबर 104 से लेकर के 120 ये ट्रांसफर होता रहता है। ये बोलेंगे नहीं ये हमने जवाब दे दिया, मैं बोला जवाब नहीं दिया है, बोलेंगे हमने जवाब दिया है, दिया कहाँ, ये लेटर के ऊपर डेट ब्लैक डेट लिखने से थोड़ी होता है। तो ये क्या है दोस्तों, अभी हम अगली तैयारी कर रहे हैं, तो अगला स्टेप उठा रहे हैं। और एक मामला जहाँ हमने और भी लगाया हुआ है, तो उसको हम फ्रीज कर रहे हैं। हमें मजा आ रहा है कि कौन सा बंदा पता कर रहा है, रहने दो, ऐसे ही है, दुनिया आती है जाती है, उनको अपना मजा आ रहा है, ले लो मजा, कोई बात नहीं है, आपका भी केस से रहेंगे। लेकिन क्या कि जितना मामला फ्रीज में होगा ना, कानून का हाथ धीरे धीरे बढ़ते हैं। इतनी जल्दी अगर एकदम आपके कानून के हाथ बढ़ गए, तो मैं नहीं मानता कि इतनी जल्दी कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि एकदम बढ़ जाए। ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, भ्रष्टाचारियों के हाथ एकदम आगे बढ़ते हैं, और बाद में धीरे 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 पीछे खींचते हैं। जैसे भी खींच लिया, बोला ये तो हमारा मामला नहीं है, ये तो और सोर्स का मामला, ये है, खींच लिया ना 1 मिनट में। अगर दम है तो रखो ना, रखो ना भाई, आप दो भाई, कर लो भाई जो कुछ करना ही है ना। बोला नहीं जी हमारा और सोर्स का कोई मामला नहीं है, और सोर्स का मामला नहीं। हाँ, आपका पैसा देने का जो तरीका अलग हो सकता है, हमने इकट्ठा पैसा दे दिया था, आपने इकट्ठा पैसा दे दिया था, तो फिर हमें क्या है कि इसलिए तो क्या है कि मतलब जो बंदे निकाल देते हैं 3-3 महीने तक, हमने देखा उनका नाम ही चलता रहता है रोस्टर में, इसलिए तो पूरे करते हैं पैसे कि निकालो पैसा वहां से। वो भी गलत है, कैसे दे दिया आपने पूरा इकट्ठा पैसा जब वो बंदे ड्यूटी नहीं किया है, जब बंदे ड्यूटी नहीं किया। हमने ड्यूटी एक एक बिल्डिंग को हमने क्या है कि एक एक संतरी 4-4 बिल्डिंग हमने संभाली है, और उसके बीच ही फोटो खींच के लेके और फिर बोलता है ये मेरी सिक्रेसी लूज हो रही थी। अरे आपकी क्या सिक्रेसी लूज होनी, जो आपने घर में बंदे बैठा रखे उनको तो आप पूछ नहीं रहे हो, हैं जो मतलब 3-4 घंटे की करके ड्यूटी चले जा रहे हैं उनको तो आप पूछ नहीं रहे हो। और जहां बिल्डिंग के लिए आपको दी जवाबदारी करने के लिए, वहां तो आपने ये नहीं पूछा है कि एजेंसी से भाई आपने बंदा क्यों नहीं भेजा है, वहां तो पूछ नहीं रहे हो। एक बंदा 4 बिल्डिंग की ड्यूटी कर रहा है, और जाकर थक के बैठ गया, उसका फोटो खींच लिया और बोला ये इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। तभी तो आपको बाहर निकालने की जवाबदारी है। जब हमने आपसे पैसे का लेखा जोखा मांगा, बोला आउट सोर्स का मामला, हमें कुछ पता ही नहीं है। क्या यही ईमानदारी है आपके अंदर? मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारे ऊपर विदेशी राज करके चले गए,